हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संतोष सर क्लासेस एंड आज के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशंस बिफोर द एग्ज़ाम देने वाला हूँ इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस पे। एंड आई थिंक मास्टर ऑफ कॉमर्स में ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट टैक्टिकल चैप्टर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। एंड इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करना इसके लिए एक्चुअली काफ़ी टाइम चला जाएगा एंड यू विल बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर दैट। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द लैपटॉप एंड यहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में करके जाने चाहिए। ओके जो पहला क्वेश्चन है ये मेरा स्टडी मटेरियल है एंड जिनके पास में नहीं है they can buy from me. The WhatsApp number and the email addresses are given in the description box of this video. Okay, start करते हैं पहला क्वेश्चन से। What is international monetary system and explain its working mechanism. So generally international monetary system में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है these exchange rates, exchange of currencies. सो मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जनरली करेंसीज एक्सचेंज होती है। समटाइम्स फॉरेन कैपिटल मार्केट्स हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। सो एक्चुअली दिस आईएमएस सिस्टम इज़ ऑन दैट एंड ये रेगुलेट करता है ऑल दिस वैल्यूएशन एंड एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद में रखने हैं। दैट दिस सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इन 1944। दैट मीन्स इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ही ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। एंड इसके जो वर्किंग मैकेनिज़्म है, तो वर्किंग मैकेनिज़्म में बेसिकली 3 टाइप के इसके वर्किंग मैकेनिज़्म है अकॉर्डिंग टू द फेजेस। जो सबसे पहला फेज था 1816 टू 1914 तक, जहाँ पे क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड ये पहले चलता था एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूज टू एक्सचेंज देयर करेंसीज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे बिकॉज जो गोल्ड की जो वैल्यू है इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स। सो वहाँ पे गोल्ड की जो जो डिपॉजिट्स थे, जो सर्कुलेशन था, तो दैट वाज डिस्टर्ब्ड। तो इसके लिए दिस सिस्टम वाज अबंडेंट। एंड इसके बाद में सेकंड सिस्टम चालू हुआ ब्रेटन वुड सिस्टम एंड ये चालू हुआ था 1945 से एंड इट कंटिन्यूड टिल 1972। एंड यहाँ पे बेसिकली जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते थे दे वेयर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स। सो अगेन इसके भी ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड जो थर्ड सिस्टम था that is still now it is in progress, जो current international monetary system है। and यहाँ पे demand and supply of the foreign currency, so in terms of that we fix the exchange rate। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली डॉलर के प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि इंडियन रुपीज़ की डिमांड अगर बढ़ गई सो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ रुपी विल एक्सपैंड। तो लाइक दिस इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं, लर्न करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है इस यूनिट से, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ये इसका डेफिनेशन है, इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन 2 or more countries। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉनेटरी इंटरैक्शंस और एक्सचेंज बिटवीन 2 or more कंट्रीज। इसमें ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, वन इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज रेट। दिस सिस्टम्स वे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑल टुगेदर। एंड इसके जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर्ड पेमेंट सिस्टम ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, टू गिव मनी इट्स टाइम वैल्यू, एज वी नो कि मनी की जो टाइम वैल्यू है इट चेंजेस विद टाइम, एंड टू रिड्यूस द एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क के बारे में भी आगे है क्वेश्चंस, वो हम लोग करने वाले हैं। टू एनेबल द मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एलोकेशन एंड टू मेंटेन द मार्केट स्टेबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ देखते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है।
इस सिस्टम में क्या क्या आई मीन बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स ज़्यादातर यूज़ किए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट है, आई मीन प्लेयर, दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स, बैंकर्स। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे एक्ट एज financial institutions in the exchange of foreign currencies. Second is financial market where securities are bought and sold. Money market hai, capital market hai, they are also part of these security market. And foreign exchange markets hai in different countries where foreign currencies are bought and sold. Some credit markets are there, some financial instruments are there, like treasury bills, CP, DP, तो ये मतलब एक्सचेंज होते हैं। एंड लास्टली मनी सप्लाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आप इस आंसर में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स एंड देयर रोल्स इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर ऑल्सो कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स आर एस्टेब्लिश्ड इन पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड बेसिकली इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, that is to promote international trade, and especially foreign trade without any formalities, without any obstructions in that particular region. ये वर्ल्ड में ये 3 टाइप के मेजर RDBs हैं। एक तो है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, सेकंड इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड थर्ड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ये सारे बैंक्स का मेन ऑब्जेक्ट होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द different countries which lie in that particular region. Okay, इसके जो मेन रोल है RDB के, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज़ अ बैंक, तो इट विल प्रोवाइड फाइनेंस, it will provide finance for infrastructure development in the region, it will provide finance for the agricultural development of that region, it will always try to protect the environment and make that region nuclear free, and some other services are also provided by this sort of bank. Okay, now ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा होगा। What are the various reasons for the collapse of the Bretton Woods system? As we know कि it was established in 1944 and 44 countries were there in its first association, and then in 1970s it was dissolved, बंद किया गया इसको, and that gave birth to World Bank and IMF. And यहाँ पे मेन like currency exchange rate, and to help the developing countries and poor countries, उनको financial assistance provide करना। So ये कुछ था उसका मेन ऑब्जेक्ट। एंड इसके जो मेन जो ड्रॉबैक्स थे, दैट वाज ऑल रिलेटेड विथ अमेरिकन डॉलर। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, जहाँ पे डॉलर, आई मीन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द अमेरिकन डॉलर। सो ये एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद में यूएस का डोमिनेंस, ये बेसिकली क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएस एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, एंड द कंट्रीज दे स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई अमेरिका फिर हमारे ऊपर कभी अटैक कर देगा एंड इट विल रूल अस। तो इन फियर ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे वर नॉट एग्रीड विद दिस सिस्टम। अ फ्यू कंट्रीज इवन लाइक अमेरिका, तो वहाँ पर भी कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो दिस सिस्टम लूज द इम्पॉर्टेंस। ट्रिफिन डिलेमा था। आई मीन ट्रिफिन इज़ द नेम ऑफ ए फिलोसोफर, ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एंड उनके नाम से ट्रिफिन डिलेमा है। एंड यहाँ पर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो बीओपी था, इट वाज इन डेफिसिट। तो इसके लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रही थी वर्ल्ड में, एंड देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन द सिमेट्री। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन अमेरिका's BOP was negative. तो ड्यू टू दैट ऑल्सो प्रॉब्लम अराइजेस। देयर वर प्रॉब्लम्स विद द लिक्विडिटी। तो इट वाज नॉट ए स्टेबल सिस्टम। तो अगर मतलब आपको अगर कन्वर्ट करना है, उसको लिक्विड में चेंज करना है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में चेंज करना है, तो लाइक द क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स दैट वर रिक्वायर्ड वर नॉट अवेलेबल।
एंड एक और इसका प्रॉब्लम था, दैट वाज इन्फ्लेशन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इन्फ्लेशन वाज ऑन द राइज, तो जिसके लिए इसमें प्रॉब्लम आई. नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन WTO. यहाँ पे आपको मेन, ये मैं एक्चुअली बहुत बार इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड इसके आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस करने हैं WTO के. एज वी नो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द मेन ऑब्जेक्ट इज टू achieve globalization and remove all the tariffs and make the world trade smoother and world trade को increase करना. देन आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. तो ये भी एक्चुअली वी हैव रीड सो मेनी टाइम्स, एंड इसके मेनली जो मेन ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज़ अ मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, सो प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज, so that is main object. And besides that they also provide so many services. यूनिट 2 में चलते हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स पे है, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एंड नेम और एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन इंटरनेशनल मार्केट. सो as we know कि फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, आई मीन स्टॉक, एंड ये इसके कुछ मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, टू एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड टू प्रोवाइड फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज. तो ये तो मतलब सिंपल है, इवन लाइक वी कैन राइट इन आवर ओन वर्ड्स, इनको एक्सपैंड कर सकते हैं. एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग होती है इनकी. तो इसके अंदर सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंजेस आर बॉट एंड सोल्ड, एंड कुछ एक डेराइवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी दे आर ऑल्सो ऑफन बॉट एंड सोल्ड. इसकी ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है इनफैक्ट डेराइवेटिव प्रोडक्ट्स की. एंड इंटरनेशनल करेंसी मार्केट, देन यूरो करेंसी, इसकी भी बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल मार्केट में. कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दीज आर द मेजर प्लेयर्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रेजरी बिल्स है, देन यूरो कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, बॉन्ड्स एंड गारंटीज हैं. तो ऑल दीज आर ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर जनरली ट्रेडेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट. ओके, आगे चलते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बॉन्ड्स विच आर ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स. तो बेसिकली ये 3 टाइप के बॉन्ड हैं. एक तो डोमेस्टिक बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट, यूरो बॉन्ड्स बेसिकली बाय द यूरोपियन यूनियन, एंड फॉरेन बॉन्ड्स बेसिकली इशूड इन द डोमेस्टिक कंट्रीज बाय द फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, यूनिट 3 में चलते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग. एंड इस यूनिट से आपको करना चाहिए ब्रीफली एक्सप्लेन द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म. आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो ये 3 मेथड्स हैं. आई मीन आप बैंक ड्राफ्ट कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो इंटरनेशनली ट्रांसफ़र द मनी थ्रू स्विफ्ट कोड, वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू ऑल दीज स्पेशलाइज्ड बैंक लाइक वेस्टर्न यूनियन बैंक, बुक माई फॉरेक्स, तो यहाँ से कर सकते हैं. ओके, आगे चलते हैं. मीनिंग ऑफ मनी मार्केट एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स. बेसिकली जो अभी हम लोगों ने किया था मोर और लेस वही है. एंड ये इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, ये ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट में बेसिकली दे आर बॉट एंड सोल्ड and by the financial institutions and companies or corporates. Okay, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोन सिंडिकेशन. नाउ इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि बेसिकली लोन सिंडिकेशन occurs when 2 or more lenders come together to fund one single borrower. तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाती है. अगर किसी को, कोई कंपनी को बहुत ज़्यादा अगर फंड चाहिए तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि वन बैंक इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव द लोन्स. तो इतना अमाउंट होता नहीं है उस बैंक के पास में, तो इट जॉइंस हैंड विद अदर बैंक्स टू गिव द लोन्स टू द पार्टी. तो दैट इज़ कॉल्ड लोन सिंडिकेशन. एंड इसके जो प्रोसेसेस हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि हाउ इट हैपन्स, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है.
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन प्राइम लेंडिंग रेट एंड डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू लोन प्राइसिंग। ओके, मैं ब्रीफ कर दूं, दिस PLR इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक्स टू इट्स कस्टमर्स। एंड ये कभी कभी क्या होता है कि कभी कम होता है कोई कोई कस्टमर के लिए, कोई कोई कस्टमर के लिए ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कस्टमर। एंड ये कुछ डिफरेंट मॉडल्स हैं और अप्रोचेस हैं विच आर यूज्ड बाय दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे फिक्स रेट मॉडल है जहाँ पे रेट फिक्स रहता है। वेरिएबल रेट होता है, डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट रेट चार्ज करते हैं। प्राइम रेट मॉडल है जो बेसिकली फॉर गुड कस्टमर्स जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है एंड जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है। एंड रेट ऑफ जनरल कस्टमर्स, जो नॉर्मल बाकी की जो पब्लिक है उनके लिए भी एक सिंगल जनरल रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड कर्व एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी मैकेनिज्म। अच्छा क्वेश्चन है। एंड बेसिकली यील्ड कर्व इज यील्ड होता है व्हाट इज द रिटर्न दैट यू गेट ऑन द इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड जब इसको हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं सो वी गेट ए कर्व, सो दैट इज कॉल्ड यील्ड कर्व। एंड ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यील्ड कर्व को मतलब डिसाइड करते हैं कि हाउ इट्स स्लोप शुड बी। तो इन्फ्लेशन से it is affected by inflation, by the economic growth and development of a country and the fluctuating rates, interest rates. एंड इसके जो बिजनेस में जो यूजर्स हैं यील्ड कर्व के, बेसिकली हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कितना चेंज हो सकता है इन फ्यूचर। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं तो वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग ट्रेड ऑफ कर सकते हैं बिटवीन मैच्योरिटी एंड यील्ड, मतलब we can find out कि how much returns that we are going to get from our investments. यूनिट 4 में चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कॉमर्स के हर सब्जेक्ट में ही है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन इट, डिफरेंस बिटवीन BOP एंड BOT एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू करेक्ट BOP। तो ये दो अकाउंट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने आंसर में, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एंड इसके अंदर जो जो आइटम्स आपको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपको लर्न करने हैं। एंड कुछ एक ये स्टेप्स हैं टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि इंपॉर्टेंट स्टेप है डिफ्लेक्शन, डेप्रिशिएशन एक और इम्पॉर्टेंट है, डीवैल्यूएशन भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सचेंज कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी से कंट्रोल कर सकते हैं दिस अनफेवरेबल बैलेंस। इंपोर्ट कोटा फिक्स कर सकते हैं कि भाई इतना ही इंपोर्ट करना है, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना है। एंड एक्सपोर्ट के लिए ट्रेडर्स को ज़्यादा हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं, फॉरेन लोन्स ले सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो एनकरेज FDI एंड कुछ एक जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ये BOT BOP पे डिफरेंस। आगे चलते हैं, यूनिट 5 में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड यहाँ पे Forex के बारे में आपको लिखना है, इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस। सो बेसिकली Forex इज़ अ प्लेस, द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो यहीं से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। एंड इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बेसिकली टू ट्रांसफ़र मनी टू द फॉरेन कंट्रीज़। जो सेकंड है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द ट्रेडर्स एंड एक हेजिंग फंक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द रिस्क। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एंड इसके एडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं कि इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, डायनामिक एंड ये चेंज होता रहता है। एंड इट इज़ क्वाइट ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो नहीं सकती बिकॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल में ये होता है। एंड यू कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ट्रेडर के लिए ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है ऑप्शन ट्रेडिंग की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स ऑपरेटेड इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में जो फॉरेक्स मार्केट चलता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या रोल है इसका इंडिया में। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है एंड यहाँ पे लिवरेज फैसिलिटी मिलती है अपने को कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उसकी लिवरेज कैसी है। एंड ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस को, आई मीन ट्रेडिंग को काफ़ी ट्रांसपेरेंट करता है एंड इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एंड ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन इंडिया। इसके अंदर
स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों मार्केट। कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी आते हैं इसके ऊपर लिखने के लिए, आपको डिफरेंसेस में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एंड हाउ इट वर्क्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। So as we know कि when one currency is exchanged for another currency, so that system is called exchange rate mechanism। तो कौन सी कंट्री की कितनी वैल्यू की करेंसी हम लोग एक्सचेंज करेंगे फॉर द अदर फॉरेन करेंसी। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। सो वही उसका मैकेनिज़्म है जिस बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। एंड ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट मैकेनिज़म्स। एक तो फिक्स रेट होता है, ये ट्रेडर्स पे डिपेंड करता है। इफ़ दे एग्रीड टू एक्सचेंज रेट, अगर उन लोगों ने पहले से ही फिक्स कर लिया कि भाई फ्यूचर में कोई भी एक्सचेंज रेट हो, दिस विल बी द एक्सचेंज रेट। एक और होता है दैट इज़ एडजस्टेबल पेग रेट, जिसमें ये चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स यूज टू फोरकास्ट एक्सचेंज रेट इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं कि भाई कितना हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको अगर एक महीने के बाद में अगर आपको अमेरिका में माल अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो लाइक दिस। तो ये जो है इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये पहला वाला मॉडल परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल, पीपीपी मॉडल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। दैट मीन्स द करेंसीज, द वैल्यू ऑफ वन करेंसी विल बी इक्वल इन रेस्पेक्ट टू द गुड्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में एक चौक का प्राइस और यूएस डॉलर्स में दोनों की जो वैल्यू है करेंसी की, दैट शुड बी सेम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। एक और मॉडल है रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मॉडल। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कंपनी का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली द एक्सचेंज रेट विल बी हायर। एक और है मॉडल दैट इज़ इकोनोमेट्रिक मॉडल एंड यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एक्सचेंज रेट के बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद में वी जनरली अराइव एट एन एक्सचेंज रेट। टाइम सीरीज मॉडल है जो प्रीवियस ईयर्स के एवरेज है उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज मॉडल। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम्स में, व्हाई डू सेंट्रल बैंक्स इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का रोल इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अगर इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर अगर इतने अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है नहीं यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे इंटरवेन करना पड़ता है कि मतलब यहाँ के जो एक्सपोर्टर है उनके साथ में कोई चीटिंग ना हो एंड दे गेट देयर पेमेंट इन टाइम। एंड इम्पोर्टर्स को भी जो पेमेंट करना है दैट मतलब जो एक्सचेंज वैल्यू है तो वो सही तरीके से वो पेमेंट करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। यूनिट 7 में चलते हैं, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पे है। एंड क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क विच एन एक्सपोर्टर फेसेस व्हाइल डीलिंग इन फॉरेन करेंसी। तो जब फॉरेन करेंसी की आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये 3 टाइप के रिस्क आपको फेस करने हो सकते हैं। वन इज ट्रांजैक्शन रिस्क, सेकंड इकोनॉमिक रिस्क एंड थर्ड ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क एज द नेम इम्प्लाइज इट अराइजेज ड्यू टू द ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं, आई मीन जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन करेंसी में, अब मे बी लाइक अगर हम लोग डॉलर खरीदते हैं या डॉलर बेचते हैं, तो ये कुछ रिस्क है जो आ सकते हैं आपको, लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ सकती है, कमोडिटी रिस्क आ सकती है अगर कमोडिटी अगर कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट ऑलवेज दे फ्लक्चुएट एवरी डे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। टाइम की रिस्क आती है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपने अगर डॉलर लेके अपने पास में रख लिया या पाउंड लेके रख लिया तो टाइम की रिस्क आ सकती है। काउंटर पार्टी रिस्क हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं जो विच आर अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क। लाइक दैट इकोनॉमिक रिस्क हो सकती है। इकोनॉमिक रिस्क में ये 3 टाइप के इकोनॉमिक रिस्क हैं, जैसे सॉवरेन रिस्क है,
अनएक्सपेक्टेड स्विंग हो सकती है या फिर क्रेडिट रिस्क हो सकती है। तो ये 3 टाइप के रिस्क हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं इकोनॉमिक रिस्क में। एंड ट्रांसलेशन रिस्क बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी से ये ज़्यादा रिलेटेड है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दिस वन, ट्रांसलेशन रिस्क अराइजेस व्हेन फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी। तो ये इसकी प्रॉब्लम है जब हम लोग कोई एमएनसी अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, तो दिस अराइजेस। एक डिफरेंस ज़रूर करें बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एंड एक शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ISDA, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यूनिट 8 में चलते हैं, मेजरिंग एंड मैनेजिंग द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ये भी एक तरीके का रिस्क है। एंड यहाँ पे जब हम लोग ट्रांजैक्शन एक्सपोज करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट वी कैन एनकाउंटर, लाइक दैट ट्रांसलेशन एक्सपोजर है एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर है। तो ये तीनों ही ये तीनों ही टाइप की रिस्क हमेशा एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के साथ में रहती है। तो वो काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करते हैं ये रिस्क के बारे में, देन ओनली दे एंटर इनटू फॉरेन ट्रांजैक्शंस। एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रिस्क। तो ये कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेजिंग करवा सकते हैं, रीफाइनेंसिंग करवा सकते हैं अपने बैंक से, या फिर इसको ड्यू डिलीजेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई मीन वेयर देयर इज़ रिस्क, वहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ देम। तो ये वही टेक्निक्स आपको लिखने हैं एग्जाम्स में। यूनिट 10 में चलते हैं, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी एंड FDI। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैसी पॉलिसी है अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आई विल से बहुत अच्छा है। यहाँ पे द इंडियन गवर्नमेंट दे ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हर कंट्री जानती है कि FDI की इम्पोर्टेंस कितनी होती है फॉर ए कंट्री। एंड इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हुए हैं टू प्रमोट द इनफ्लो ऑफ FDI। सो ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन वी हैव, यू कैन गेट ए शॉर्ट नोट ऑन FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जहाँ पे इट वाज ये बनाया गया था 1999 में। एंड प्रीवियसली इट वाज नोन एज FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एंड मेनली इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं उसको ईजी करें, उनके जो उनको रेगुलेट करें। सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्ट। एंड ये मैं अभी बता रहा था आपको, एक्सप्लेन द रोल ऑफ FDI इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैंने अपने पहले वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन किया है। सो आगे चलते हैं विदाउट मेकिंग द वीडियोस लॉन्गर। ये डिफरेंस कर सकते हैं FDI और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल पे कर चलते हैं, एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द अप्रेजल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। सो कोई भी प्रोजेक्ट, अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अगर मिलता है कंपनी को, सो हाउ इट विल प्रोसीड, क्योंकि हर कंपनी को यही चाहिए ना कि प्रोजेक्ट अगर वो अंडरटेक करती है तो इट शुड गेट सफिशिएंट रिटर्न्स, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली द कंपनी विल लुक आफ्टर द द बेनिफिट्स। सो ये कुछ स्टेप्स, processes before the project appraisal, like it will first identify the strategic factors which are there, then it will analyze, then it will find the SWOT analysis of the project, and then it will start the project. And इसकी जो टेक्निक्स हैं ऑफ दिस प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके अंदर जो पहला टेक्निक है DCF, सेकंड नॉन DCF, एंड थर्ड APV, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। ये जो पहले के जो 2 मेथड हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इसको बहुत ही अच्छे से आप करके जाइए, बिकॉज NPV पे डिपेंड करता है। NPV आई मीन नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो DCF एंड नॉन DCF टेक्निक्स। ओके, इसके साथ में उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी करने हैं। कुछ इश्यूज हमेशा रहते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ दिस इज़ द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग टू अबाउट।
डिफरेंस बिटवीन DCF एंड नॉन DCF। यूनिट 12 में चलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आप कर सकते हैं ए शॉर्ट नोट ऑन CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इस पर शॉर्ट नोट हमेशा ही आता है एग्जाम्स में इसके ऊपर, एंड इसके जो फार्मूलाज हैं एंड इसके एजम्पशंस, सो दिस आर टू बी टेकन केयर ऑफ। पॉलिटिकल रिस्क, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है हर साल एग्जाम्स में। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क and also describe the factors that influence political risk and a few strategies to manage political risk. As we know कि when we are trying to enter into the foreign market, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में इंटरेक्शन होना, I mean you will be there, you will be in the interaction with the government, so there arises the political risk. And now we can divide this risk into two types, macro and micro. And now these are the factors contributing to political risk. बेसिकली जो गवर्नमेंट, आई मीन जो फॉरेन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, वहाँ पे नेशनलिज्म कैसा है, आई मीन स्ट्रिक्ट है, आई मीन दे बिलीव इन देयर ओन कमोडिटीज़ और दे आर रेडिली एक्सेप्टेबल, आई मीन दे आर क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। स्टेबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड उस कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं विद अदर कंट्रीज़। एंड कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, देन वी कैन मेक एन इंश्योरेंस विद EPCG स्कीम्स, नेगोशिएशन कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो स्ट्रक्चर आवर इन्वेस्टमेंट्स। एक शॉर्ट नोट आपको करना चाहिए ऑन मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा पे, एंड इसके जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मीगा इज़ ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप एंड मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल वर्ल्ड बैंक बैंकर्स। इट वाज क्रिएटेड इन 1988 टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। तो काम तो अच्छा था इसका मीगा का, एंड स्टिल देन इट मैनेज टू सर्वाइव। एक शॉर्ट नोट कर सकते हैं इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग पे, बिकॉज एवरी कंट्री के अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं और इसकी प्लानिंग करना एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस क्वेश्चन यू शुड रिवाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 15, व्हाट इज इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो एज वी नो कि कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, इसको मैनेज करना नॉट ए वेरी ईजी जॉब। लक्ष्मी है, काफ़ी लचीली होती है, एंड इसको मैनेज करना इज़ एन आर्ट, आई विल से। एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। एंड इसके टेक्निक्स में सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, एंड ये दोनों टेक्निक्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेंट्रलाइज में जहाँ पे एक ही जगह पे सारा इनफ्लो आउटफ्लो मैनेज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एंड डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, दैट मीन्स जितने भी उसके कंपनी के जो सब्सिडरीज कंपनी है वो इंडिविजुअली दे मैनेज द कैश। आगे चलते हैं फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग पे। वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये कुछ 8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे एयर वे बिल चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज चाहिए आपको, इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ ए मस्ट, पैकिंग लिस्ट इज़ ए मस्ट, एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको IBO 1 and 2 में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, बोर्ड पे भी किया था। तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू आंसर। LOC पे आ सकता है शॉर्ट नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इम्पोर्टर्स बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर, एश्योरिंग दैट ही विल मेक द पेमेंट। आई मीन जो इम्पोर्टर की बैंक है, अगर इम्पोर्टर नहीं देगा तो इम्पोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी। सो दैट इज द डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसके फीचर्स कर सकते हैं आप। ओके, एक शॉर्ट नोट के लिए अगेन यू कैन नोट डाउन व्हाट इज़ फॉरफेटिंग एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेसिकली ट्रेड फाइनेंसिंग का बहुत ही बढ़िया मेथड है ये फॉरफेटिंग, एंड in this process exporters sell their foreign receivables to some middleman or forfeiter, and forfeiter यहाँ पे चार्ज करता है कुछ कमीशन, एंड फिर वो कलेक्ट करता है पेमेंट एंड गिवन बैक टू द एक्सपोर्टर। ओके,
Then we have the different types of guarantees or bonds which are traded in international market. तो ये कुछ bonds हैं जो आप लिख सकते हैं, लाइक ये बिड गारंटी बॉन्ड है, परफॉर्मेंस बॉन्ड है, एडवांस पेमेंट बॉन्ड है. एक्चुअली इनके जो नाम है, ये नाम के साथ में ही आपको इनको डिस्क्राइब कर देना है, नॉट वेरी बिग जॉब. सो एक शॉर्ट नोट कर सकते हैं ऑन काउंटर ट्रेड एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड, ये भी उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है. लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है. द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग. एज वी नो कि एक कंपनी अपनी सब्सिडरी को प्राइस ट्रांसफ़र करती है टू स्किप द टैक्सेस. तो जैसे ये कुछ मेथड्स हैं, 4 मेथड हैं: कंपेरेबल, अनकंट्रोल्ड मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आरपीएम, सीपीएम भी अच्छा मेथड है, कॉस्ट प्लस मेथड, एंड प्रॉफिट स्प्लिट मेथड. तो बेसिकली सेकंड एंड थर्ड पे थोड़ा सा जोर आपको ज़्यादा रखना है क्योंकि वो दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं. एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपने लिए हैं तो उसकी फाइनेंस मतलब किस तरीके से आप कर सकते हैं, हाउ यू विल मैनेज दैट. एंड ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, रोल क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो एक प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में फेस करनी पड़ती है एक कंपनी को. एंड हाउ कैन यू मिनिमाइज द रिस्क इन द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट. तो ये भी आपको करना है. जैसे एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, फॉरेक्स आउटगो कर सकते हैं, एजेंसी से आप बात कर सकते हैं, दे विल कॉन्टैक्ट देम फॉर द पेमेंट, या फिर डेफर्ड क्रेडिट रख सकते हैं. तो जो भी सूटेबल हो सकता है ट्रेडर के लिए वो एक्सेप्ट करेगा. एंड दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट. तो ये कुछ सोर्सेस हैं जहाँ से वो इट कैन टेक मनी टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट. And I think this is the last question. Why do companies borrow through bonds rather than taking loans? बैंक से लोन लेने से अच्छा है कि आप बॉन्ड इशू करो. जनरली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं दे ऑलवेज गो फॉर सेलिंग देयर बॉन्ड्स, क्योंकि बैंक से लोन लेती है तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, दैट बिकम्स एक्सपेंसिव. एंड उनका जो कलेक्शन का मेथड होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. So bond issue is the best way. So these are few important questions of IBO 06 that you must prepare in this exam. Thank you very much for watching this video and a very best of luck for the exam.